Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Now we are going to start a very important subject, Constitutional Law of India. तो आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। बेसिक ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसको हम समझेंगे और इसके अंडर कौन कौन से प्रोविज़न जो किए गए हैं उनको समझेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, आप हर साल 26 जनवरी को जो है अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में हम उसको सेलिब्रेट क्यों करते होंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पे पता होगा कि 26 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये हमने क्यों इम्प्लीमेंट किया, इसके पीछे रीज़न क्या क्या थे। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, आई थिंक इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया को समझना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। आई नो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। कुछ स्टूडेंट जो होंगे जो मेडिकल फील्ड से, नॉन मेडिकल, कुछ आर्ट्स से। तो कईयों के लिए तो ये कंसेप्ट आई थिंक पहले पढ़ा होगा, लेकिन कईयों के लिए कि ये नया भी होगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्रीज़ के सेट प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू वो सिस्टम चलाया जाता है। देखिए, कोई भी कंट्री है और किसी भी कंट्री में वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं। अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे सिस्टम में जो है एनार्ची आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। तो हमें ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, लोगों का जो व्यवहार होता है, उसका एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है उसको रेगुलेट करना होता है। और इसी पर्पज़ से हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हम कैसे रहेंगे, हमारे क्या क्या राइट्स होंगे, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, हमारी सरकार कैसे इलेक्टेड होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा, हम सेकुलर होंगे, हमारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, हमारे पास लेजिस्लेशन होगी, एग्जीक्यूटरी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो हमने अपने लिए रूल्स और रेगुलेशन बना लिए हैं और इन्हीं रूल एंड रेगुलेशन के अंडर जो है अब हमारा जो सिस्टम चलेगा, हम आने वाली लाइफ को जिएंगे। 1947 को जब हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुई थी, तो तभी से ये क्वेश्चन राइज हो गया था तो कि हमारा अब सिस्टम चलेगा कैसे। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी या फिर जो है सोशलिज्म सिस्टम होगा या कम्युनलिज्म सिस्टम होगा। वहाँ पे यहाँ पे जो है मोनार्ची चलेगी या डेमोक्रेसी चलेगी। यहाँ पे सेकुलर सिस्टम होगा कि सिर्फ हिंदू ही होंगे क्योंकि हिंदू ही यहाँ पे लोग जा रहते थे। यहाँ पे फंडामेंटल राइट कौन कौन से होंगे, तो ये क्वेश्चन थे। तो ये सारे जितने भी इससे रिलेटेड हमने जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए और उनको हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू एक बुक में लिख दिया, उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब हमारा देश 1947 को जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेडी हो गया था। मतलब 1949 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो सेंट्रल जो है असेंबली थी, हमारे जितने भी उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, जो इंटरनल प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं, जितनी भी कैबिनेट थी, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई। और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम क्या था, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना। और उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और उसके बाद जो है इन सभी मेंबर्स ने मिल के जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी सारी चीज़ें जो हैं फॉरेन कंट्रीज से ली, उनके जो बेटर सेगमेंट थे। कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, कहीं के डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट लिए, कहीं का हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, तो हमने जो है फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया। तो बड़ी सारी चीज़ें जो है हमने विज़िट किया दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बेस्ट पार्ट जो थे वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। तो इसलिए हमारा यहाँ पर 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ 40 लाख का खर्चा भी जो है उस टाइम आया था।
तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मैंने आपको बताया एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे सभी प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशन लिख रखे होते हैं कि इस कंट्री के क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे। तो उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमने अपने अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बना लिए हैं कि हमारा सिस्टम कैसा होगा, हम डेमोक्रेटिक होंगे, हम सोशलिस्ट होंगे, हम रिपब्लिक होंगे, हम सेकुलर होंगे, हमारे लोगों के ये राइट होंगे, हमारे लोगों के ये ड्यूटीज़ होंगी, हमारे लोगों जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो जो है पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है लॉ इनेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 लेयर सिस्टम होगा, 3 ऑर्गेन्स होंगे जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेशन होगा, जुडिशरी होगा। लेजिस्लेशन का काम क्या है, विधान पालिका का काम क्या है, कानून बनाना, और वो कानून जो है उनको इम्प्लीमेंट करना जो है एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा, सरकार का काम रहेगा। और ये दोनों ही अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। अगर वो कानून अच्छे से नहीं बनाता है, एज़ पर द विल ऑफ द पीपल नहीं बनता है कोई भी कानून, और सरकार जो है कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जुडिशरी जो है वो हमारे उस कानून को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो हमने हमारे जो जितने भी सिस्टम हैं उन सभी को हमने क्या क्या कर दिया है, कोडिफाइड कर दिया है थ्रू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ आई होप आपको थोड़ा सा इसकी बैक हिस्ट्री को पता चली होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अब हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का जो है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंडर, और उन्होंने जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। उसके बाद जो है इस पे 6 करोड़ 40 लाख का खर्चा भी आया। हमने डिफरेंट दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छे अच्छे पार्ट लाए, उनको इंडियन अडेप्टेशन में उनको अडॉप्ट करवाया। तो ये सारी चीज़ें हमने की और फाइनली जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया और उसको जो है समर्पित कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू कर दिया। और ये अब इसके बाद जो है हमारा सिस्टम जो है किसी गवर्नर जनरल ऑफ अमेरिका या इंग्लैंड या फिर वहाँ की विक्टोरिया रानी की के आदेशों पे नहीं चलेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आज हम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यही है कि हम ये समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम कुछ विशेषताओं को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। मैंने आपको बता दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने लीगल डॉक्यूमेंट पर लिख रखा है, और यही जो है आज हमारे लिए लॉ का काम करते हैं। जुडिशरी जो है मैं आपको पहले बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन प्रोटेक्टर होगी। अगर कोई भी ऑर्गेन, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सरकार हो, गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई ऐसा काम करती है जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लॉ बनाती है या ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हमारी एग्जीक्यूटिव बनाती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करेगी। तो इस तरीके से पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, अपने अपने सारे मैटर में फ्री हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारी जुडिशरी को, ये राइट दे रखा है कि अगर कोई भी जो गलत काम करता है, अल्ट्रा वायलेट एक्ट जो करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो फिर सरकार या फिर लेजिस्लेशन तो उसको जो है वहाँ पे नल एंड वॉइड जो है जुडिशरी करती है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ये मैंने आपको पहले बताया। तो हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके आर्टिकल थे 365 आर्टिकल थे, पार्ट उसमें यहाँ वहाँ पे जो थे 12 थे, और जो शेड्यूल थे यहाँ पे 8 थे। लेकिन अगर आप आज की बात करें, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ अमेंडमेंट, इसमें भी अमेंडमेंट्स होती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, लोगों की जो नीड्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हो सकती है। तो बड़ी सारी चेंजेस वहाँ पे हुई हैं। आज जो हमारे पास आर्टिकल हैं वो ये आपने याद रखना और वहाँ पे लिखना भी है। आज हमारे पास जो है 470 आर्टिकल हैं, जो है 25 जिसमें पार्ट हैं और जो है 12 इसमें शेड्यूल हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो उस टाइम पे थे 22 चैप्टर्स थे, 395 आर्टिकल थे और शेड्यूल 9 थे। आज जो है 470 जो है आर्टिकल हैं, 25 जो है चैप्टर हैं
और आर्टिकल शेड्यूल जहाँ पे 12 है, ये आपको याद करना है। तो इस देखिए कई कंट्रीज़ में हर कंट्री में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपने अपने लोगों की नीड के अनुसार रूल एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे खास बात क्या है कि ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये हमारा देश जो है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें जो है चैप्टर 395 चैप्टर थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 चैप्टर्स थे और 9 शेड्यूल थे। तो उस हिसाब से बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है। देखिए प्रेसिडेंट के रूल पावर्स क्या होंगी, प्रधानमंत्री की कैबिनेट क्या होगी, उसके रूल पावर्स क्या होंगे, जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ बाकी स्टेट की जुडिशरी कैसे काम करेगी, इसके अलावा पार्लियामेंट है हमारे पास, लोकसभा, राज्यसभा, लोगों के क्या क्या अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या होंगे, हर एक चीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है, इसलिए ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा है, आगे आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सिस्टम है। सॉवरन क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट सभी जो देश की जो पावर्स होती हैं वो इन द हैंड ऑफ पीपल होती हैं। वैसे सॉवरन का मतलब होता है राजा, लेकिन यहाँ पे राजा कोई और नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रखा है, और अंडर द डेमोक्रेसी जो है सारी पावर्स जो है लोगों के हाथ में, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे चल के जो है लॉ रूल एंड रेगुलेशन जो बनाते हैं। तो इंडियन और सॉवरन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई एक्सटर्नल जो है इफेक्ट हमारे सिस्टम पे नहीं होता, कोई एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंस जो है आउटसाइड नहीं होता, किसी बाहरी कंट्री का हमारे पर कोई जो है किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होता। आज़ादी से पहले इंग्लैंड का हमारे सभी डिसीजन मेकिंग में एक रोल होता था, लेकिन जब हम सॉवरन हो गए तो उसके बाद किसी भी बाहरी ताकत का हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम सॉवरन बोलते हैं। डेमोक्रेटिक मैंने आपको पहले बता दिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होती है, लोग ही जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और वही आगे चल के जो है लॉ मेकिंग भी करते हैं और रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं और सरकार को भी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में लोगों की विल होती है और लोगों के अकॉर्डिंग ही जो है चलाई जाती है। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक में हमेशा जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो हमेशा इलेक्टेड होता है। इंग्लैंड में अगर जाएँ तो इंग्लैंड जो एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नहीं है, इंडिया एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है। इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, मोनार्च, राजा, और वो बाय हेरिडेटरी आता है। वहाँ पे उसका इलेक्शन नहीं होता है, और उसकी आगे वाली पीढ़ियाँ ही वहाँ पे क्या बन जाती हैं, उनके आगे राजा और रानी बन जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ही होता है, इसलिए इसको हम रिपब्लिक भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इंडिया एक तो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड इंडिया एक सॉवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, तीसरा जो है इंडिया एक सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री भी है। सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी वेलफेयर काम किए जाते हैं, वो फॉर द सोसाइटी किए जाते हैं। ये गांधीन प्रिंसिपल है। आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे पार्ट 4 में कि गांधीन प्रिंसिपल को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, जैसे SC ST का विकास करना, लोकल पंचायत को बढ़ावा देना, इसके अलावा जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, और इसके अलावा वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सारे गांधीन प्रिंसिपल थे, और ये सोशलिज्म के बेसिस पे हैं। और इसी तरह हमारा कंट्री जो सेकुलर कंट्री है, स्टेट का, हमारी कंट्री का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, ये आपको याद रखना है। देखिए इंडियन कंट्री का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई, हाँ लोगों का जो है रिलीजन हो सकता है, लेकिन इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी को राइट्स जो है बराबर दिए गए हैं। आर्टिकल 14 में भी बोला गया है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ पे है। तो हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्म निरपेक्ष राज्य है हमारा, जहाँ पे किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, सभी धर्मों के लोग जहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत मेन फीचर है कि हमने हमारे सिस्टम को सेकुलर बनाया है, हमारे सिस्टम को सोशलिस्ट बनाया है, हमारे सिस्टम को हमने रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बनाया है, और ये दुनिया का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे है ओरिजिन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए कोई भी सिस्टम जो है या तो पार्लियामेंट्री होता है या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है।
दोनों में ही डेमोक्रेसी होती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे जो है टू लेयर्स गवर्नमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, और उनका वहाँ पे जो हेड ऑफ द लोकसभा होता है, अध्यक्ष लोकसभा का जो मेजॉरिटी पावर में जो आता है वही जो है वहाँ पे सरकार बनाता है। तो यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू जो है कैबिनेट बनती है, और वहाँ पे जो कैबिनेट का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोग जो है सीधा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे फिर सारी पावर्स का यूज़ करता है, जैसे कि अमेरिका में है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देखिए इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एक्चुअल पावर इज इन द हैंड ऑफ द रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक्चुअल में जो पावर होती है लोगों के पास होती है, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेड जो है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में भेजते हैं, और वो जो है हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं, और उनकी अपनी कैबिनेट होती है। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, और ये पार्लियामेंट जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, स्टेट असेंबली में जाते हैं, एमएलए बनते हैं, या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट में जाते हैं जहाँ पे एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे बनते हैं, और उन्हीं में से प्रधानमंत्री होता है, उसकी कैबिनेट होती है, और उसमें से जो है आगे चलकर जो है वहीं से राष्ट्रपति जो है बनता है। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो है आपके पास फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, आत्मा है, क्योंकि जब तक आप किसी भी कंट्री के लोगों को जो है, सोसाइटी के लोगों को उनको राइट्स नहीं देंगे, तब को उन देश की जो है कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। आज़ादी से पहले क्या था, हमें राइट्स नहीं थे। जब हमें राइट्स नहीं थे तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे लोगों को बड़े सारे राइट्स दिए। तो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ राइट्स दे रखे हैं वहाँ पे, और उन राइट्स के बेसिस पे जो है हर एक पर्सन जो है अपनी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फंडामेंटल राइट्स आर लाइक अ गिफ्ट एंड बॉम्ब फॉर द इंडियन हु हैड सफर्ड फॉरेन रूल्स बाय द ईयर। फॉरेन रूल जो होता था उससे हम सफ़र करते रहे पूरी उम्र, हमें राइट्स ही तो नहीं थे, इसलिए तो हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया। तो यहाँ पे पार्ट 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया ना 25 पार्ट्स है इस टाइम, उनमें से पार्ट जो 3 है उसमें जो है हमारे फंडामेंटल दो, देखिए हमें समानता का अधिकार है, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हमें आर्बिट्री अरेस्ट जो किसी टाइम ऐसे पकड़ लिया डिटेंशन करने उसके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के भेदभाव के अगेंस्ट राइट है, रिलीजन का हमें फ्रीडम है, कल्चर और एजुकेशन राइट हमें है, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ भी हमें दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट भी आगे पढ़ेंगे, ये सारे राइट्स हैं। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए गए हैं। देखिए अगर किसी कंट्री में सिर्फ राइट ही राइट हो आपके पास और आपको ड्यूटीज़ ना दी जाएँ, तो ये कभी भी जो है एक बैलेंस नहीं होता। अगर वहाँ कहीं पे राइट होंगे तो ड्यूटी भी होगी, और ड्यूटी होंगी तो राइट भी। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस टाइम हमें सिर्फ राइट्स ही दिए गए थे, हमें ड्यूटीज़ नहीं दी गई थी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में जो है हमने जो है एक अमेंडमेंट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में हमने अपने लोगों को कुछ ड्यूटीज़ भी दी। देखिए सिर्फ आप राइट ही इंजॉय करेंगे और आपकी कभी कोई ड्यूटी दी नहीं होगी, तो फिर वहाँ के लोग जो हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो इसका जो है मिसयूज़ करेंगे। तो उनको कुछ ड्यूटी भी इम्पोज की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो दिए ही गए हैं, आपको कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं जो आर्टिकल 51A में बाद में अमेंड करके 42 अमेंडमेंट में लाई गई थी। तो देखिए ड्यूटीज़ क्या हैं, आप नेशनल आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे महान नायक हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको चेरिश करेंगे, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, देश की एकता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, नेशनल सर्विस जो है नेशनल सर्विस को बढ़ावा देंगे, एनसीसी ज्वाइन करेंगे, इस चीज़ों को बोला है। टू प्रमोट हार्मनी, ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, सभी लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे, और वुमेन की जो है रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे जो रिच हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमारा है उसको प्रोटेक्ट करने को जो है हम कोशिश करेंगे, और लिविंग क्रिएचर को जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट, वाइल्ड लाइफ जो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। साइंटिफिक दिमाग अपना करेंगे, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, हमेशा सुधार करने की इच्छा जो है हमारे में होनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। इसके अलावा
हर एक इंसान जो अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि हमारा देश जो है एक अलग लेवल पे जाए। तो बहुत सारी ड्यूटियाँ जो हैं हमें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट। स्टेट जहाँ जितनी भी हैं, देखिए हमारा सिस्टम कंट्री जो है एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में सेंटर भी होती है और स्टेट भी होती है। स्टेट को हम जो है हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्टेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े सारे जो है डायरेक्शन दे रखी हैं कि आप अपने लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर हम जो है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करेंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ओल्ड एज में जो है पेंशन देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे। ये सारे काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दे रखे हैं, इसलिए इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट बोलते हैं। तो पार्ट 5 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है दे रखे हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को बड़ा रिजिड कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने जो है फिर बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पे लाई, वो तभी पॉसिबल हुआ कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, इसलिए पॉसिबल हो चुका। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल। कुछ ऐसे प्रोविज़न यहाँ पे हैं, रूल एंड रेगुलेशन जो हैं जिनको आप बड़े इजीली जो है अमेंड कर सकते हैं, उसमें जो है चेंजेस ला सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रोविज़न जिनमें आप कभी भी चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, डेमोक्रेसी का, या फिर समाजवाद का, या फिर जो है आपके पास सॉवरेनिटी का है। ये ऐसे कंसेप्ट है इनमें आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो कभी आप सोचें कि नहीं हमारा देश अब जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो ये कभी भी नहीं बन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सेगमेंट की चेंजेस आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि 18 साल से जो भी ऊपर हो, क्योंकि इंडिया में जो है जो सरकारें बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन बनती हैं, और इलेक्शन जो है लोग ही वोट डालते हैं। तो यहाँ पे 18 साल जो है से ऊपर के मेजॉरिटी में जितने भी होते हैं उनको वोट डालने का राइट दिया गया है, उसको ही क्या बोला जाता है, अडल्ट सफरेज जो है बोला जाता है। आर्टिकल 326 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 में अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बोला गया है कि हर किसी को बिना किसी भेदभाव, रिलीजन के भेदभाव, कास्ट, ट्राइब के बेसिस पे किसी को वोट देने से नहीं रोका जाएगा जो 18 साल से ऊपर होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। देखिए किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे आपने अपने सारे रूल एंड रेगुलेशन लिख रखे हैं और सरकार या फिर पार्लियामेंट जो है उन रूल रेगुलेशन को अच्छे से नहीं चलाती है या फिर कानून अच्छे से नहीं बनाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जुडिशरी को हमने जो है वहाँ पे पावर दे रखी है कि वो उनकी उन कामों को रोक सकती हैं, और इसलिए जो है जुडिशरी का फ्रीडम होना बड़ा जरूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को बिल्कुल फ्री रखा है। आप अभी भी अगर एक चीज़ को ध्यान में रखें तो एक हमारा सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी अभी भी है। आपने देखा होगा जुडिशरी के फैसले जो होते हैं वो जो है सभी लोगों के हित में आते हैं, और सरकार की कई बार वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं। और सर अभी तक जुडिशरी ही एक ऐसा पार्ट रहा है जो कि जिसमें करप्शन थोड़ी कम है, हाई लेवल की बात हम करें तो। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में जो है। देखिए जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में एक अमेरिकन जो है वो अमेरिका का भी नागरिक है, और जिस स्टेट में वो रहता है वहाँ का भी नागरिक है, तो उसको दोहरी नागरिकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो किसी स्टेट का नागरिक नहीं है, वो इंडिया का नागरिक है। अगर मैं हिमाचल में रहता हूँ तो मुझे हिमाचल की नागरिकता नहीं है, मुझे देश की नागरिकता है। तो मुझे सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट जो है इंडिया में है, इंडिया में रहने वाला सिर्फ इंडियन होगा, कोई हिमाचली नहीं होगा, कोई पंजाबी नहीं होगा, या कोई राजस्थानी नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लास्ट आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेंटर के पास अपनी पावर होंगी, स्टेट के पास अपनी पावर होंगी। सेंट्रल स्टेट अपने अपने मैटर में कानून बना सकते हैं, अपने अपनी स्टेट को अपने तरीके से चला सकते हैं। इसको हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो बोलते हैं। अब तो पंचायती राज भी आ गया है। पंचायती राज के अंडर पंचायत जो है अपने लोकल लेवल पे जितनी भी समस्या होंगी वो पंचायत ही सुलझाएगी, और उनको फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।